I come in? Sir. Good afternoon, sir. Ma'am. आपके पास 12th में कॉमर्स, ग्रेजुएशन बीकॉम, फिर ये एमएससी सोशियोलॉजी क्यों? मैम, जब मैं कॉलेज में थी तो डिबेटिंग सोसाइटी का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला और उस दौरान मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, तो आई डेवलप्ड इंटरेस्ट सोशियोलॉजी में, सो आई चूज उसमें परस्यू करना। और आपने 2023 का भी यस क्लियर नहीं हुआ था? नो मैम। डिबेटिंग आपकी हॉबी है। ये सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज क्या होते हैं? मैम, ये बिलीव्स होते हैं जो कि सोसाइटी एट अ स्ट्रक्चरल लेवल फॉलो की जाती हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट किए जाते हैं। वो तो सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है। मैम, सोशल वैल्यूज जो होंगे वो कौन कौन से? सोशलाइजेशन की जैसे प्रोसेस। सोशल वैल्यूज बताएं दो चार। मैम, जिस तरीके से रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स हो सकता है, सोशल वैल्यूज में ऑनेस्ट, जो यूनिवर्सल वैल्यूज होती हैं वो भी सोशल वैल्यूज का हिस्सा बन सकती हैं, जैसे ऑनेस्टी होता है, और रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स में टीचर्स एंड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आ सकता है। उसके अलावा रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु आर मोर वल्नरेबल एंड हैव सिंपैथी फॉर देम, वो भी सोशल वैल्यूज का हिस्सा हो सकती है। सिविल सोसाइटी होती है, जी मैम। ये ह्यूमन वैल्यूज की डेवलपमेंट में कैसे अपना योगदान दे सकती है? मैम, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एक्शंस के थ्रू लीड कर सकती हैं और लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं उन वैल्यूज को अडॉप्ट करने के लिए, और उनका हिस्सा बनकर खुद चेंज लाने के दिशा में वो काम कर सकती हैं। आज का अखबार पढ़ा है आपने? नो मैम, मैं पढ़ नहीं पाई आज का अखबार। आज का अखबार नहीं पढ़ पाए आप? चलिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर राजस्थान में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। जी किन्हीं 3 प्रमुख योजनाओं के नाम बताइए। मैम, एक कालीबाई भील स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है जो ट्राइबल पॉपुलेशन को भी केटर करता है। उसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना है, और बेटी बचाओ बेटी ये पढ़ाओ लाडो योजना। प्रोत्साहन योजना क्या है? मैम, इसके तहत 1,50,000 की राशि जो होती है वो दी जाती है, और अलग अलग चरणों में दी जाती है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्ची की, जो लड़कियों की जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन लेवल तक वो अपनी एजुकेशन अटेन कर सके, और जिससे उनको एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की दिशा में भी काम किया जा सके। अवनी लेखरा जी का नाम सुन रखा है? मैम, मैंने नाम सुना है बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही अभी। दिया कुमारी जी, यस मैम। बताएं। वो हमारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। उसके अलावा वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो भी रखती हैं, और रिसेंट में उन्होंने घूमर महोत्सव जो हुआ था 7 डिविजन्स में, उसको भी लीड किया था। रूमा देवी जी? मैम, ये बाड़मेर से आती हैं, और इन्होंने वहाँ पर लोकल कम्युनिटी के मोबिलाइजेशन के साथ में रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए भी काम किया है, और उसके साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वहाँ पर महिलाओं के मोबिलाइजेशन के को करके महिलाओं को ट्रेन किया है और उन्हें एम्पावर करने की दिशा में काम किया है। दिव्य कृति सिंह? यस मैम। सुनाओ। मैम, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट In which field? he's maybe a teacher or a trainer in the गेम्स घुड़सवारी। okay, sorry ma'am. अच्छा, ये CSR क्या होता है? Ma'am, it's a civil कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिसको हमने एक लीगल ऑब्लिगेशन के तौर पर एक्ट में भी अकोमोडेट किया हुआ है। इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है उनको सोशल सेक्टर में उनके कंट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करवाने के लिए हमारे कितना provisions % है इसका? मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2% जो होता है वो है। भारत की
किन्हीं 3 प्रमुख फीमेल उद्योग जगत की महिलाओं के नाम बताइए। मैम मुझे 3 नाम अभी याद नहीं आ रहे, एक आ रहा है, मैम शुगर कॉस्मेटिक्स की जो सीईओ है वो विनीता सिंह है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके एक- अलावा नायका जो है वो भी उनकी हेड जो है वो भी एक विमेन एंटरप्रेन्योर है। डिबेट में आप किस तरह की डिबेटिंग में रुचि रखती हैं? एनी पॉइंट या किसी भी विषय पर या क्या? मैम कोई भी विषय पर डिबेटिंग कर सकते हैं। डिबेटिंग, इसके कुछ रूल्स होते हैं, किन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जी क्या है, क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? मैम, एक तो जो आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग होती है जिससे शुरू होता है, तो हमें आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग का जो प्रेमिस होता है वो हम किस पर बेस्ड है कि यूजुअली डिडक्टिव लॉजिक जो होता है उसको प्रेफर किया जाता है एक बेहतर आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग के लिए। उसके अलावा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो कोहेरेंस हो, उनमें कोहेरेंस हो और वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, और उसके साथ में थोड़ा सब्सटैंशिएशन भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स में होना चाहिए जो कि उसको बेटर और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। चलो, सैरोगेसी मदर जी। पॉइंट मैंने आपको दे दिया, बताइए आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? मैम ये यूजुअली हमारे यहाँ पर जो सेरोगेसी होती है उसको एक्सेप्ट किया गया है टू एन एक्सटेंट, तो इसके पॉजिटिव्स हो सकते हैं यदि हम इसको एक रेगुलेटेड वे में देखें, लेकिन कम्प्लीटली इसको अलाउ करना आई थिंक उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। सो आई वुड नॉट say that it is completely okay to allow surrogacy in all its forms. मैं आपको एक और टॉपिक दे रहा हूँ जी जिस सर। पे आपको है डिबेट करनी है, Okay. ठीक है? वेदना मनुष्य को तोड़ भी सकती है और गढ़ भी सकती है, बस अंतर है वो चेतना का है। Okay. समझ पा रहे हैं? जी सर। शुरू हो जाइए। सर मैं 2-3 मिनट ले सकती हूँ इस जी। पे। सर मुझे किसी एक पक्ष को चुनना जरूरी है इसके लिए या? आप एक पक्ष को भी चुन सकते हैं और दोनों पक्ष में दोनों पॉइंट बोल सकते हैं। ओके। सर जो वेदना होती है वो एक व्यक्ति के अंदर सेंसिटिविटी का संचार कर सकती है, और उसके लिए ज़रूरी होती है कि एक इंसान के जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं वो उस वेदना को क्या दिशा प्रदर्शित करते हैं, और यदि आप अपनी वेदना को बेहतर दिशा में यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से गांधी जी जो हैं वो अपने टैलिस्मैन की बात करते हैं कि यदि हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम आखिरी पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको देखकर यदि उसके प्रति हम एक वेदना का जो भाव रखेंगे, उसके लेवल पर यदि जाके सोचेंगे तो हम एक बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी होती है उस चेतना का जिसका संचार जो होता है वो हमारे मॉरल्स, हमारी वैल्यूज़ हम में करते हैं कि हम अपनी वेदनाओं का सही दिशा में यूज़ कर सकें। इसके यदि विपक्ष में मुझे बात करनी हो, सर आई कैन से कि यही वेदना यदि गलत इंटेंशंस से ड्रिवन हो, जैसे कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हमें देखने को मिलता है, हमारी जो चेतना होती है वो हमारे आइडियोलॉजी को शेप करती है और उसी बेसिस पर हम संवेदनशील हो सकते हैं किसी इशू के प्रति, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो इशू अपने आप में मॉरली करेक्ट हो, जो कि हमें कम्युनलिज्म जैसे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, जेनोफोबिया जैसे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, वो भी हमारी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी से प्रेरित होते हैं, और वो एक इंसान के जो एक्शंस होते हैं वो एक घातक रूप भी ले सकते हैं। इंसान के जो एक्शंस है जी।
या मनुष्य के जो भी कार्य है वो किन किन फोर्सेस से ड्राइव होते हैं? सर, एक इंसान के एक्शंस उसके आइडियाज से ड्रिवन होते हैं, दूसरे उसके मोटिवेशन फैक्टर्स से ड्रिवन होते हैं, उसके अलावा जो उसका एनवायरनमेंट होता है, जो रिसोर्सेज उसके डिस्पेंसेशन पे होते हैं, उससे ड्रिवन होते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक है वो डिसीजन दिया है कि जो एयर प्योरीफाई है उसको 18 to 5% की स्लैब है उसके अंदर डाल दिया जाए, जी सर। जिससे कि लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाए। जी सर। और सरकार ने ये दावा किया है, सामने ऑब्जेक्शन किया है कि ये एक तरह का एग्जीक्यूटिव एक्शन है, इसमें जुडिशरी को इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। तो इस जो घटना है इसको आप किस तरह से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि जुडिशरी ने है इस तरह का जो इंस्टेंस देकर के सही किया है, या कहीं जुडिशियल और इसकी बात इसमें आती है? सर, आई थिंक हम एक ऐसी डेमोक्रेसी का हिस्सा है जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर के साथ में चेक्स एंड बैलेंसेस का भी ध्यान रखा जाता है, जहां पर सिचुएशन यदि खराब होती है तो दूसरा एक जो ऑर्गन है वो स्टेट का जो एक ऑर्गन होता है वो दूसरे ऑर्गन के लिए कुछ रिकमेंडेशंस जो होते हैं वो जारी कर सकते हैं, और उसके तहत ही आई गेस सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस प्रपोजल को लेकर आए हैं, कंसीडरिंग कि जो दिल्ली का AQI है वो 450 से भी ऊपर चला गया है। लेकिन उसके साथ ही में ये रिकमेंडरी एक्शन था कि एग्जीक्यूटिव जो है वो आगे जाकर इस पे जो भी कार्रवाई करना चाहे वो उसमें करेंगे। रिकमेंडरी नहीं था, इंस्ट्रक्टिव था। सर, आई थिंक this comes under executive action, this comes under executive jurisdiction, और एग्जीक्यूटिव जो है वो राइटफुली इस पे एक्ट करेंगे इफ सुप्रीम कोर्ट हैज कम अप विद इट। रिसेंटली कुछ जो एक्स जजेस थे उन्होंने एक जज के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए उन्होंने इसके खिलाफ में वो एक लेटर भी जारी किया। जी। तो आपको नहीं लगता कि जुडिशरी है वो अपने आप को तो इंडिपेंडेंट रखना चाहती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव के काम में है वो हमेशा इंटरफेरेंस को है प्रेफर करती है? जबकि एक तरफ अगर देखें तो जुडिशरी खुद है वो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है, और इतने सारे केसेस है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ केस है वो पेंडिंग पड़े हैं। सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जुडिशरी को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और उसके तहत आई थिंक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भी हिस्सा है। और जो महाभियोग के लिए उन्होंने रेजोल्यूशन पारित किया था वो उनकी इंटरनल इंक्वायरी के बाद में पार्लियामेंट के लिए जो एक्शन का जो प्रोसीजर वो आगे लेते हैं उसी के लाइन में था। सो दैट वाज वेरी मच लीगल, आई थिंक, जो कि इतने सालों से उन्होंने स्टैब्लिश की है एक प्रणाली, उसके तहत उन्होंने काम किया था। आपको लगता है कोलिजियन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए? मतलब अभी जो सीजेआई बने हैं उन्होंने खुद ने बोला है कि हम है इसको वापस रिव्यू करेंगे, जो एनजेड को है अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया था। सर, नो डाउट अगर ये चीज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत सर ने खुद ने ये चीज कही थी कि एनजेसी एक्ट का रिव्यू होना चाहिए, पहले उसको स्ट्रक डाउन किया था क्योंकि कंसर्न्स थे कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के जो है उसको हार्म कर रहे हैं। बट आई थिंक यदि एक रीन्यूड प्रणाली के तहत कुछ डिसीजन होता है तो जहां पर भी रिव्यू और अमेंडमेंट का स्कोप बनता है वहां पर हमारी डेमोक्रेसी ऐसी है कि वो हमेशा उसका स्पेस देती है हर एक ऑर्गन को। आपने एमए सोशियोलॉजी से किया हुआ है। यस सर। सोसाइटी और कम्युनिटी दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, कम्युनिटी जो होती है वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के रिस्पेक्ट में देखी जाती है, जो कि एक बायोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल टर्म्स में भी देख सकते हैं। लेकिन जब सोसाइटी की बात आती है तो उस कम्युनिटी का एक कल्चर होता है, उसका अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो वहां पर इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंसी एक अलग तरीके से होती है विद इन कम्युनिटी, तो वो सोसाइटी का रूप लेती है। एक होता है जॉइंट फैमिली, जी। एक होता है न्यूक्लियर फैमिली। जी। महिला के संदर्भ में आप कैसे देखते हो इन दोनों?
सर दोनों ही फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो महिलाओं को डिफरेंट राइट्स भी देते हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें सोसाइटी के लेवल पर देखने को मिल सकती है। जैसे जॉइंट फैमिली में एक कोहेजन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर केयर गिविंग सर्विसेज जो होती है वहाँ महिलाओं पे से थोड़ा बर्डन कम होकर एल्डरली पर भी आता है। लेकिन उसी के साथ में जो महिलाएं होती हैं वहां पर कॉन्जुगल रिलेशंस जो होते हैं वो थोड़ा सा बैकफुट पर रहते हैं एज कंपेयर टू कॉन्सैंग्विन रिलेशंस। लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज में कहा जाता है कि एक बार्गेनिंग मैरिज का कॉन्सेप्ट आता है, जहां महिलाओं में थोड़ी सी इक्वालिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो थोड़ा देखने को मिलता है। लेकिन उसी के साथ में जो केयर गिविंग सर्विसेज है, जो डुअल बर्डन जैसे हमें इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिलीज में थोड़े बढ़ जाते हैं। पिछले जब से हमने एलपीजी रिफॉर्म को अपनाया है तो हमने बहुत सोसाइटी में चेंज देखे अपने में। हमने क्या क्या ऐसे मेजर चेंज ऑब्जर्व करे सोसाइटी में? सर इसमें एक तो अर्बनाइजेशन हमें मेजर चेंज देखने को मिलता है, उसके अलावा हमें फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी देखने को मिलता है, और साथ ही में फेमिनाइजेशन ऑफ पोवर्टी भी एक फिनोमिना है जो उभरते हुए हमें सोसाइटी में देखने को मिला है। अलॉन्ग विद दैट सर माइग्रेशन जो है वो भी एलपीजी रिफॉर्म्स के साथ में बढ़ा है, स्पेशली रूरल टू अर्बन एंड ऑफ मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है, इसके इलेक्शन कैसे होता है? सॉरी सर, इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन कौन है इसके अभी चेयरपर्सन? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट अभी इसके aware of it. इलेक्शन होल्ड पे हैं कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई एम सॉरी। ठीक है, अभी अरावली का मुद्दा चल रहा है राजस्थान में, जी सर। इसमें माननीय न्यायालय ने गाइडलाइंस दी हैं इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड, तो आपका क्या व्यू है इसका? सर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डेफिनेशन दी है उस पे कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि शायद जो अरावली है उसके मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है वो शायद माइनिंग के अंडर आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पे आगे जो न्यू लीजेस दिए जाएंगे उन पे अभी होल्ड रखा है, और उसी के साथ में उन्होंने कहा है एक सस्टेनेबल प्लान जो है वो अरावली के लिए बनाया जाएगा, जिसमें बफर जोन्स भी होंगे और जोनिंग की जाएगी कि किन एरियाज में माइनिंग की जा सकती है, कौन से सेंसिटिव एरियाज है। सो आई थिंक जहां पर इलीगल अनरेगुलेटेड माइनिंग होती थी वहां पर उसको रेगुलेट करने की दिशा में ये एक अच्छा कदम है, और उसी के साथ में जो यहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स वगैरह हैं, दे आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। आई थिंक जो कंसर्न्स हैं वो अभी रिसेंट में क्लैरिफिकेशंस भी आए हैं कि एक साइंटिफिक बेस्ड सर्वे के बाद में इस पे आगे देखा जाएगा कि कितना एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है। तो आई थिंक कि कंसर्न्स को डिस्पेल करने की जरूरत है, क्योंकि साइंटिफिक सर्वे के अनुसार ही इस पे काम किया जाएगा। अभी आपने जिक्र किया नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्या जी डिफरेंस सर। होता है इन दोनों में? सर एक तो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन के बेसिस पे डिफरेंस होता है। नेशनल पार्क्स आर मोर रेगुलेटेड एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक एरिया के हिसाब से हो सकते हैं। नेशनल पार्क्स आर यूजुअली कंसिडर्ड लार्जर एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो एक स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ या एनिमल से एसोसिएटेड हो सकती है, वेयर एज नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो वाइडर बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। तो सोशियोलॉजी के 3 बड़े पिलर्स माने जाते हैं, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम और वेबर। यस सर। इन तीनों कंट्रीब्यूशन क्या रहा सोशियोलॉजी में? सर एक तो इन तीनों ने ही डिफरेंट स्ट्रैंड सोशियोलॉजी में दी है। इमाइल डर्कहाइम सर फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से एसोसिएटेड हैं, वहीं पर कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी है, और वेबर जो है वो इन दोनों के ही स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज के बीच का ब्रिज माने जाते हैं। उसके अलावा कंट्रीब्यूशन डर्कहाइम का जो रहा है, उन्होंने रिलीजन की स्टडी एक्सटेंसिवली करी है। उसके अलावा कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरीज दी हैं वो उस टाइम के परिवेश में थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज जहां डेवलप होती है वहां पर भी रेलेवेंट है। और वेबर जो होते हैं वो
उन्होंने रिलीजन और इकोनॉमिक्स के बीच का एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश करी, जहां वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म देते हैं। मार्क्स का इसमें ये स्ट्रगल क्या है क्लासेस का? क्यों बोलते हैं क्लासेस में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है? वो यानी वो हिस्ट्री को भी डिफाइन इसी हिसाब से करते हैं, वो क्यों करते हैं ऐसा? जी सर, थ्रू आउट हिस्ट्री जब वो अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट में बताते हैं कि थ्रू आउट हिस्ट्री एक क्लास ऑफ सेक्शन जो होता है वो उनके पास में ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज रहती है और दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास में ओनरशिप नहीं रहती है, और इस वजह से हैव्स और हैव नॉट्स का डिवीजन हमें देखने को मिलता है, और उनके बीच में हैव्स जो होते हैं उनका मोटिव बन जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और फिर वही इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बनकर एक सुपर स्ट्रक्चर को गठन करते हैं, जो कि पूरी सोसाइटी के डिफरेंट पिलर्स होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है, रिलीजन है, इन सभी को दिशा निर्धारित करते हैं। इस वजह से जो हैव नॉट्स होते हैं उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले जाते हैं, और हमें इन दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट ओवर टाइम देखने को मिल सकता है। इंडियन विमेन सोशलिस्ट थिंकर हुई हैं इरावती कर्वे, जी सर। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? सर, इन्होंने इंडिया की किनशिप सिस्टम को एक्सटेंसिवली पढ़ा है, और उसमें स्पेशली हमें नॉर्थन इंडिया और सर्दर्न इंडिया का किनशिप सिस्टम देखने को मिल सकता है। क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों किनशिप में? सर, इनमें डिफरेंसेस हमें जो टर्मिनोलॉजीज एग्जिस्ट करती है उसमें है, और कितने एक्सटेंसिव रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं उसमें है। जैसे कि वो बताते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया सिस्टम में हमारे पास में टर्मिनोलॉजीज जो है रिलेशंस के लिए वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सर्दर्न इंडिया, और जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें हम अपनी कम्युनिटी उसमें विलेज एक्सोगेमी होती है वो फॉलो की जाती है, और मैरिटल जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते हैं वो स्टैब्लिश किए जाते हैं, वेयर सर्दर्न इंडिया में इंटेंसिव किनशिप सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इंडिया में सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ, जी सर। ऐसा क्यों हुआ? बाकी जगह से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? कोई फेमस सोशल थिंकर थे इस जगह पे? यस सर, जीएस खुरिये सर ने 1922 के अराउंड सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में एस्टैब्लिश किया था, और बट आई एम नॉट एबल टू कोई रिसर्च किया था उन्होंने महाराष्ट्र की सोसाइटी पे? कोई प्रिंसिपल्स भी दिए थे शायद? सर, उन्होंने कास्ट सिस्टम के फीचर्स दिए थे, और उसके अलावा उन्होंने कास्ट रेस जो है उस पर स्टडी करी थी, जितना मुझे ध्यान है। अच्छा, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है उस तरह कास्ट सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है, तो क्या रीजन लगता है आपको उसको बनने का? यानी इंडिया में एक टैगलाइन मानी जाती है कि जाति है कि जाति नहीं, यानी कुछ भी कर रहे हैं आप, रिलीजन चेंज कर लो, लेकिन आपकी कास्ट कभी नहीं जाती। तो क्या रीजन है इसके पीछे? सर, हमें ओवरऑल वर्ल्ड में डिविजन्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है सोसाइटी लेकिन जिस तरह का इंडिया में ना बर्थ बेस्ड, वो कहीं नहीं, बाकी ऑक्यूपेशन बेस्ड सब जगह पे है, लेकिन बर्थ बेस्ड हमारे यहाँ ही है बस। सर, ऐसा कहा जाता है कि ये इनिशियली ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर था, जिसको लेटर ऑन एक स्टेटस हायरार्की के तौर पे हमें डेवलप होते हुए दिखता है, और फिर उसमें जैसा कि जीएस घुरिये सर भी बताते हैं कि एक हायरार्की जो आती है वो लेटर ऑन डेवलप होती है, जिसकी वजह से हमें रिचुअल प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिलता है, और ये सोसाइटी रादर ओपन से क्लोज जो होती है वो लेटर होती है, इट वाजंट इनिशियली एग्जिस्टिंग इन इट्स करंट फॉर्म। अच्छा, इसमें डिबेट में और डिस्कशन में क्या डिफरेंस होता है? सर, डिबेट में कहीं ना कहीं दो पक्ष जो होते हैं उसमें वो एक दूसरे से अपने आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश करते हैं, और एक विनिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिबेटिंग में आता है, वेयर एज डिस्कशन में एक टॉपिक जो होता है उसकी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रुथ पे ध्यान दिया जाता है, जिसमें दो पक्ष जो होते हैं वो नेसेसरली एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में हो वो जरूरी नहीं है, वो मिलकर किसी एक टॉपिक पर विचार कर सकते हैं और एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। इनमें से हॉलिस्टिक अप्रोच किसमें होगी, दोनों में से? सर, आई थिंक होलिस्टिक अप्रोच दोनों में ही हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस ओपन एंडेड कौन होगा?
डिबेट में ओपन एंडेड होगा या डिस्कशन ओपन एंडेड होगा? सर आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक कि ओपन एंडेड किस में होगा। टॉपिक भले कोई भी हो। सर क्योंकि डिस्कशन में दोनों पक्ष जो होता है वो साथ में बैठकर एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में कंक्लूड करते हैं, तो मे बी उनके लेवल पर एक कंक्लूजन निकल कर आ सकता है। लेकिन जब डिबेट में एक पक्ष अपने दोनों पक्ष जो होते हैं वो अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, तो कंक्लूजन जो होता है क्योंकि वो जज एडजुडिकेटर के हाथ में नहीं होता है, तो उस वक्त शायद एक कंक्लूजन मिसिंग हो सकता है एट द टाइम ऑफ डिबेट। स्केचिंग और ड्राइंग में डिफरेंस क्या होता है? सर स्केचिंग जो होता है उसमें एज फार एज आई एम अवेयर स्केचिंग में फिलिंग की जाती है, वेयर एज ड्राइंग जो होती है उसमें फिलिंग ज़रूरी नहीं होती है। वो बाउंड्री और आउटलाइन जब बनाते हैं वो ड्राइंग हो सकती है, और उसमें यूजुअली कलरिंग जो होती है ड्राइंग में। स्केचिंग में कलर्स का यूज होता है? सर उसमें पेंसिल से ही स्केचिंग की जाती है। किस तरह की पेंसिल यूज लेते हैं आप? AB, HB, 2AB? सर आई परस्यू इट जस्ट एज एन इंटरेस्ट, सो मैं पढ़ते हुए ही यदि मुझे कुछ ड्रॉ या स्केच करना होता है तो मैं अपने एजुकेशन वाले एज एन नोट्स मेकिंग और उन्हीं में ही मैं साथ में अकोमोडेट उसको करती हूँ। स्केचिंग नहीं कहते, उसको डूडलिंग बोलते हैं। ओके सर, आई वो विल डूडलिंग कीप होती दैट इन है, माइंड। जहाँ आपका मन किया कुछ ही बना दिया, वो डूडलिंग होती है। ओके सर, ओके। बेटे एक बात बताओ मुझे, ये कॉमर्स विषय राजस्थान में तो बहुत कम पॉपुलर है, लेकिन हम देख रहे हैं अहमदाबाद में, मुंबई, वहाँ ज़्यादा पॉपुलर है, क्यों? मैम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई थिंक हमारी मारवाड़ी कम्युनिटी और बिजनेस कम्युनिटी है वो तो ऑलरेडी नोन है, तो दैट वे कॉमर्स इज अगेन राजस्थान में भी फेमस है। ये बच्चे बहुत कम रुझान रहता है कॉमर्स को लेकर के, लेकिन हम देखते हैं कि अधिकतर अहमदाबाद, मुंबई, वो गुजरात, वहां पर जहां तक देखा जा रहा है अधिकतर बिजनेस और सब वहां पर ज्यादा फल फूल रहा है। इसके पीछे कोई रीजन? मैम एक कारण शायद ये हो सकता है कि बॉम्बे को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री कहा जाता है, सो मे बी दैट कैन बी वन रीजन। और उसके अलावा गुजरात जो है उसमें गिफ्ट सिटी का भी निर्माण किया गया है, डायमंड बोर्स सूरत में शुरू किया गया है, तो जिस लेवल पे वहाँ पर फाइनेंशियल इकोसिस्टम की दिशा में काम हो रहा है वो शायद ज्यादा सारे राजस्थानी भी तो बाहर ही जा रहे हैं। मैम दैट इज ऑल्सो बिकॉज हमारी जोग्राफी और इकोनॉमिक पोटेंशियल पहले इतना नहीं था जो कि यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतना दे पाए। ये सेबी के अध्यक्ष कौन है अभी? मैम तुहिन कांता पांडे सर। सेबी के कार्य बताओ। मैम सेबी के कार्य 3 लेवल पे देखे जा सकते हैं, जिसमें क्वासी जुडिशियल फंक्शंस होते हैं, रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं और कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस होते हैं, जिसमें जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उनको रेगुलेट करने का, उनमें जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं और उनका मार्केट में जो सिचुएशन होती है उसको वो रेगुलेट करते हैं। यदि कोई मार्केट बेस्ड इरेगुलरिटीज होती हैं उसमें उनका एडजुडिकेशन का कार्य भी होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर पर भी सेबी का नियंत्रण रहता है क्या? मैम टू एन एक्सटेंट रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है किस सेक्टर में बात कर रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह, Yes, ma'am. इसका सबसे पहले समर्थन किस रिफॉर्मर ने किया था? मैम ईश्वर चंद्र विद्यासागर सर जो थे उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए इनिशिएटिव चलाया था। और महिला एजुकेशन के लिए सावित्रीबाई फूले जी का क्या योगदान रहा है? मैम सावित्रीबाई फूले मैम और ज्योतिबा फूले जो थे उन्होंने दोनों ने ही मिलकर महिलाओं के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का गठन किया था। वहाँ पर लोकल में ही जो वहाँ की गर्ल्स होती थी वो उनको पढ़ाते थे और उनकी एजुकेशन को जितना ऑर्गेनाइज लेवल पर वो ले जा सकते थे उन्होंने उसमें कार्य किया है। महिला उत्थान के लिए अंबेडकर जी का क्या योगदान रहा है?
संपत्ति को लेकर के, सामाजिक कुरीतियों को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, क्या विचार थे उनके? मैम, पहली बात तो अम्बेडकर सर ये मानते थे कि जो दलित महिलाएं हैं यूजुअली वो डबल लेवल पर जो होती हैं एक्सप्लॉइटेड होती हैं, एक कास्ट के बेसिस पर और एक जेंडर के बेसिस पर। तो वो प्रमोट करते थे कि विमेन एजुकेशन जो है स्पेशली लोअर सेक्शंस में उसको प्रमोट की जाए। और उनका जो आइडियाज़ हैं उनका रिफ्लेक्शन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल सकता है, जहाँ पर वो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चाइल्ड लेने की बात करते हैं। और उसी के साथ में जब उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी गठन किया था, उसमें भी उन्होंने विमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की और उन्हें प्रेरित करने की कोशिश की थी। मुझे एक बात बताओ, महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण आपको लग रहा है बदल चुका है, या समस्याएं वहीं की वहीं वैसी की वैसी हैं? मैम, आई थिंक ये एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, और डिफरेंट फ्रंट्स पर हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। दो देयर आर प्रॉब्लम्स दैट इवन एग्जिस्ट, लेकिन उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि बदलाव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा बदलाव हम लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट श्योरली चेंज इज कमिंग एंड आई कैन थिंक दैट चेंज विल कम। तो भारत में महिला की साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ पर है? मैम, it is in the southern states where female. पर्टिकुलर Ma'am, I'm not able to recall, but I think Kerala, केरला, और सबसे कम कहाँ पर है? Bihar is the state जहाँ पर सबसे विशाखा गाइडलाइन क्या है? मैम, ये सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, व्हेन भवरी देवी केस हैपेंड, इसको लेकर कोई अधिनियम बनाए? yes ma'am, prevention of sexual harassment at workplace 2013 is the act which was passed. और एक अंतिम क्वेश्चन, घरेलू हिंसा क्या है? मैम, डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वो एक विमेन को फिजिकल, सेक्सुअल या मेंटल अब्यूज किया जाता है, ईदर फॉर द डिमांड ऑफ डाउरी, या फिर एक स्टेटस ऑफ विमेन जो है वो यूजुअली लोअर समझा जाता है, एंड इट इज ड्रिवन बाय पेट्रियार्कल माइंडसेट। सो दैट इसके विरोध के लिए भी कोई अधिनियम है? yes ma'am, we have domestic prohibition of domestic violence act 2005. ओके।